हेलो दोस्तों, आर के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इस कोर्स के अंतर्गत हम लोग लगातार भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने राज्यसभा का अध्ययन पूरा कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संसद में विधायी प्रक्रिया कैसे होती है, संसदीय समितियां क्या होती हैं और जो विभिन्न निधियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या प्रावधान उनके संदर्भ में भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की ये 18वीं क्लास है, 17 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन्हें देखिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संसद में विधायी प्रक्रिया की। ठीक है, विधायी का मतलब कि कैसे संसद में कोई कानून बनता है। तो किसी विधि निर्माण हेतु जो प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है उसे विधेयक बोलते हैं और जब विधेयक पर राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की सहमति बन जाती है तो वह फिर कानून की शक्ल धारण कर लेता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि विधि निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। तो संसद में विधायी प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं और ये जो विधेयक होते हैं, अभी तो मैंने आपको बता दिया विधेयक क्या होते हैं। तो ये जो विधेयक होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक, तीसरा होता है वित्त विधेयक और चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो चारों के संदर्भ में हम लोग देखने वाले हैं और सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे साधारण विधेयक के बारे में। ठीक है, तो साधारण विधेयक की हम लोग बात करें तो जो धन, वित्त और संविधान संशोधन से भिन्न विधेयक है उसको ही साधारण विधेयक कहते हैं। ठीक है, इनकी कोई विशेष परिभाषा नहीं होती है, बस आप इतना समझिए कि कोई विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है या वो वित्त विधेयक नहीं है या वो संविधान संशोधन विधेयक नहीं है तो फिर वो साधारण विधेयक होगा। ठीक है, और ये जो साधारण विधेयक है ये संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। तो इन दोनों पर विशेष फोकस करने की जरूरत है क्योंकि विभिन्न जो ये विधेयक हैं इनके मामले में अलग अलग प्रावधान है कि कौन इसको पेश कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं साधारण विधेयक की। तो साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, और किसी भी सदस्य के द्वारा, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, ठीक है, कोई भी इस साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकता है। बाद बाकी जब भी आपको साधारण विधेयक पेश करना है या प्रस्तुत करना है तो इसकी अग्रिम सूचना किसको देनी पड़ती है, संसद को। जैसे कोई लोकसभा का मेंबर अगर साधारण विधेयक पेश करने जा रहा है तो उसे पहले संसद को अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी कि ये विधेयक मैं पेश करने जा रहा हूं। ठीक है, अब इसके संदर्भ में देखो होता क्या है कि जब यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो इसे स्वीकृति हेतु किसके पास भेज दिया जाता है, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कोई भी साधारण विधेयक है, सबसे पहले अगर वो लोकसभा में मान के चलिए पेश किया गया, वहां से पारित हो गया, फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, फिर राज्यसभा उस पर सलाह मशवरा करता है। ठीक है, उसके बाद अगर वो वहां से भी पारित हो जाता है तो फिर उसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। बाद बाकी एक चीज आपको बता दूं कि साधारण विधेयक के संदर्भ में मैंने पहले भी बताया था कि साधारण विधेयक के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो जब दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाता है तो इसे स्वीकृति हेतु राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और इस विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास
3 विकल्प होते हैं। अब देखो 3 विकल्प क्या क्या होते हैं। पहला कि वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर वहां पे मान के चलिए विधेयक गया और तुरंत उसने स्वीकृति दे दी राष्ट्रपति ने, तो तुरंत क्या हुआ कि वो कानून बन जाता है। दूसरा, वह स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है। ठीक है, तो वो तुरंत हो सकता है कि राष्ट्रपति स्वीकृति ना दे, उसके लिए वो है उस विधेयक को रोक ले, हो सकता है उसे कुछ इसके बारे में देखना सुनना हो तो उसको रोक सकता है। और तीसरा मामला ये हो सकता है कि वह है यानी कि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन में वापस लौटा सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई भी कानून बनना हो और वो राष्ट्रपति को इतना तर्क संगत या फिर न्याय संगत ना लग रहा हो, तो वो विधेयक को फिर से लोकसभा और राज्यसभा को वापस कर देगा और कह देगा कि भाई आप इस कानून पर थोड़ा सा पुनर्विचार फिर से कीजिए। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय के पास होते हैं किसी भी साधारण विधेयक के संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद देखो राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो अधिनियम बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है, और अस्वीकार कर देता है तो निरस्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भारत में क्या है कि सारी शक्ति जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास। तो अब यहाँ एक मामला ये फंस जाता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को वापस भेजता है और सदन संशोधन के बाद या फिर उसमें बिना कोई संशोधन किए राष्ट्रपति को पुनः वापस कर देती है, तो फिर क्या होगा, राष्ट्रपति को इस पर सहमति देना अनिवार्य है और राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि इस मामले में, तीसरे वाले मामले में, जब विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर देता है और सदन अगर इसमें कोई संशोधन करे या फिर ना करे और उस विधेयक को फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो विधायिका के पास होती है। विधायिका मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। बाद बाकी कार्यपालिका शक्ति की भी बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो भारत के प्रधानमंत्री के पास और उसकी मंत्री परिषद के पास होती है। राष्ट्रपति तो अगर हम भारत में देखें तो सिर्फ एक रबड़ की मोहर अगर हम लोग इसे कह दें तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज आपने समझी। उसके बाद देखो साधारण विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। इसके संदर्भ में कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी जब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष की कार्यवाही शक्तियों के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो वहां पर संयुक्त बैठक की बात आई थी और मैंने आपको बताया था कि साधारण विधेयक के संदर्भ में अगर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और वह जो संयुक्त बैठक है वो अनुच्छेद 108 के तहत होती है। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 के तहत है। बाद बाकी एक चीज आप लोग और ध्यान रखना कि जो संयुक्त बैठक है वो सिर्फ साधारण विधेयक के संदर्भ में ही होती है और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे तो पॉलिटी एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। बाद बाकी अनुच्छेद वगैरह तो रटने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज आपने समझी कि साधारण विधेयक के संदर्भ में अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बाद बाकी आपने ये चीज देखी कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए अगर सदन को कोई भी विधेयक वापस लौटाता है और सदन उस पर संशोधन करती है या फिर नहीं करती है और पुनः वो राष्ट्रपति को इस पर
सहमति के लिए भेज देती है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है, राष्ट्रपति उस विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं धन विधेयक की। ठीक है, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे साधारण विधेयक की, अब बात करते हैं हम लोग धन विधेयक की। तो धन विधेयक का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 110 में। इसको रट लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और जो अनुच्छेद वाले क्वेश्चन हैं वो मोस्टली हमें मतलब मिलान के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर आपसे सही गलत युग्म दिए गए होंगे इसी अनुच्छेद के संदर्भ में, या फिर मिलान के लिए बोलता है। तो यहाँ पर जो ये अनुच्छेद 110 है, ये उस तरीके के क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो धन विधेयक का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 110 में। अब देखो धन विधेयक होता क्या है, तो मान के चलिए जो टैक्स से रिलेटेड मामले होते हैं, ठीक है, भारत सरकार के ऋण से रिलेटेड कोई मामले होंगे, ठीक है, या फिर हम लोग कहें कि कोई रेवेन्यू से रिलेटेड मामला हुआ और उस पर अगर कोई कानून बनाना है तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। बाद बाकी धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों आपको लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये होते नहीं हैं। और इसी के लिए एक प्रावधान संविधान में किया गया है कि एक विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। यानी कि इनकी कोई एक सटीक ऐसी परिभाषा नहीं है, इसको लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ही इस बात को डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, क्योंकि धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में हमेशा से क्लैश होता रहा है। इसीलिए ये शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को दे दी गई है कि भाई आप डिसाइड करें कि जो सदन में विधेयक पेश किया गया है ये धन विधेयक के अंतर्गत आएगा या फिर वित्त विधेयक के अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। और ये ध्यान देने वाली बात है कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय इस मामले में कैसा होता है? अंतिम होता है, और इस संदर्भ में उसके निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो इतना पावरफुल डिसीजन ये होता है कि उसका डिसीजन अंतिम होगा और इस मामले में सदन का कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के इस निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता है। ठीक है, बाद बाकी अब देखते हैं कि जो धन विधेयक है वो केवल कहाँ पर? लोकसभा में किसी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें देखने को मिली। साधारण विधेयक के संदर्भ में हमने देखा था कि साधारण विधेयक को किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, और किसी भी मेंबर के द्वारा, चाहे वो सांसद हो या फिर वो मंत्री हो। लेकिन वित्त विधेयक में एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि पहली बात तो इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि इसे किसी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। कोई जो सांसद सदस्य होता है, अगर वो मंत्री नहीं है तो वो धन विधेयक को पेश नहीं कर सकता है। ठीक है, बाद बाकी अगर लोकसभा में धन विधेयक पेश करना है तो इसके लिए राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी होगी, और राष्ट्रपति से पूर्वानुमति का जो प्रावधान है धन विधेयक के संदर्भ में वो अनुच्छेद 117 में किया गया है। तो चार चीजें यहाँ पर हो गई, बहुत ही ध्यान से देखिए। पहली बात तो धन विधेयक लोकसभा में ही पारित होता पेश होता है, किसी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जा सकता है। और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति का जो प्रावधान है धन विधेयक के संदर्भ में वो अनुच्छेद 117 में किया गया है। ठीक है, अब देखो कोई विधेयक अगर धन विधेयक है तो वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। लोकसभा में, यहाँ पर संसद शब्द बोलना गलत होगा, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल क्लियर लोकसभा बोलेंगे क्योंकि इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
अब देखो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही ये पेश होता है, तो राष्ट्रपति बाद में इसे सहमति दे ही देता है, ठीक है, क्योंकि फिर वो मुकर नहीं सकता है, क्योंकि उसने ही सबसे पहले अनुमति दी है कि आप इस धन विधेयक को लोकसभा में पेश करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो धन विधेयक के संदर्भ में सारी शक्तियां लोकसभा के पास हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पहले देखा साधारण विधेयक के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो समान हैं, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में सारी शक्तियां लोकसभा के ही पास हैं और राज्यसभा सिर्फ धन विधेयक को क्या कर सकती है, उसके मामले में कोई सिफारिश कर सकती है, उसे अस्वीकृत या फिर उसे संशोधित नहीं कर सकती है, और कोई सिफारिश है वो उसे सिर्फ 14 दिन के अंदर ही देनी है, नहीं तो ऐसा मान लिया जाता है कि राज्यसभा से वह धन विधेयक स्वतः ही पारित हो गया। तो यहाँ पर यह भी चीज ध्यान रखने वाली बात है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जो धन विधेयक है उसके संदर्भ में सारी शक्तियां लोकसभा के पास हैं। ठीक है, और राज्यसभा के पास धन विधेयक के संदर्भ में सिर्फ इतनी शक्ति है कि वो उस धन विधेयक के मामले में कोई अपनी सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा ना तो उस विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। बाद बाकी सिफारिश भी करनी है तो 14 दिन के अंदर सिफारिश करके उसको स्वीकृति देनी होती है राज्यसभा को, नहीं तो 14 दिन के बाद धन विधेयक राज्यसभा से स्वतः ही पारित समझ लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई सारी धन विधेयक के संदर्भ में। अनुच्छेद 110 और 117 दोनों याद रखना, बाद बाकी तो कॉन्सेप्ट वाली चीजें थी। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग बात करते हैं वित्त विधेयक की। ठीक है, दो हम लोगों ने कवर कर लिए, साधारण विधेयक और धन विधेयक। अब हम लोग बात कर रहे हैं वित्त विधेयक की। तो वित्त संबंधी मामलों से संबंधित विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। ठीक है, वित्त मतलब रुपया पैसा, धन भी वही था, लेकिन अब लोकसभा अध्यक्ष इसको कैसे डिसाइड करता है ये उनका अपना मामला है। एक लाइन याद रखिए, हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, क्योंकि वित्त में कैसे रुपए पैसे संबंधी मामले होते हैं और धन रुपए पैसे में ही आता है, इसीलिए हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाद बाकी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वित्त विधेयक है वह साधारण विधेयक के ही समान होता है, और जो संसद में विधायी प्रक्रिया होती है वित्त विधेयक की वो भी साधारण विधेयक के ही समान होती है, और इसके संदर्भ में दोनों ही सदनों के पास यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्तियां हैं। तो वित्त विधेयक में सिर्फ इतना याद रखो कि वित्त विधेयक वित्त संबंधी मामलों से जुड़ा होता है, हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। बाद बाकी जो आपने साधारण विधेयक के संदर्भ में जितना कुछ पढ़ा है वही आप इसके संदर्भ में मान के चलिए। ठीक है, तो वित्त विधेयक और साधारण विधेयक की जो विधायी प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, वो समान होती है। ठीक है, अब अगले विधेयक की बात करें तो ये संविधान संशोधन विधेयक होता है, और संविधान संशोधन विधेयक को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे जब हम लोग संविधान संशोधन वाले चैप्टर को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके चारों विधेयक हो गए। बाद बाकी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक, ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद यूपीपीसीएस में, मुझे इतना याद नहीं है, तो उसमें बहुत से बच्चे इसको गलत करके आए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जिसे संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पुनर्स्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं हैं। ठीक है, और सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो सदन में मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं, यानी कि किसी सांसद के द्वारा जो सदन में विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा वो होगा कैसा, गैर सरकारी, और जो मंत्री के द्वारा सदन के पटल पर विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा
वो कैसा होगा, वो होगा सरकारी विधेयक। तो बहुत छोटा सा अंतर है, आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग बात करते हैं संविधान में जिन निधियों का प्रावधान किया गया है उनके बारे में। और 3 तरीके की निधियों का प्रावधान भारतीय संविधान में है। एक है संचित निधि, दूसरी है लोक लेखा समिति और तीसरी है आकस्मिक निधि। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं संचित निधि के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 266(1) में। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बहुत बार इस अनुच्छेद को पूछा गया है। संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266(1) में किया गया है। अब ये निधि होती क्या है, निधि में होता क्या है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस निधि में भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन, चाहे वो टैक्स से प्राप्त रेवेन्यू हो या फिर भारत सरकार ने उधार लिया हो, ठीक है, वो सारा पैसा इस भारत की संचित निधि में जमा होता है, ठीक है। अब देखो कैसे इससे सरकार धन निकाल सकती है। तो संसद द्वारा विनियोग विधेयक या अनुपूरक अनुदान संबंधी विधेयक पारित करने पर ही इस निधि से धनराशि निकाली जा सकती है। बाद बाकी आपने देखा होगा कि बहुत से संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनका वेतन और भत्ता इस संचित निधि से दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, ठीक है। तो बहुत से लोगों मतलब संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं भारत में, उनके वेतन और भत्ते इस संचित निधि से दिए जाते हैं। और ऐसे व्यय को भारित व्यय कहा जाता है जिसके संबंध में लोकसभा में मतदान होता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। याद रखने वाली बात क्या है, एक तो इसका ये याद रखिए अनुच्छेद 266(1), पैसा कौन कौन सा जमा होता है, भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन, टैक्स से प्राप्त और जो भारत सरकार ने ऋण लिया है उससे प्राप्त, ठीक है। और बहुत से संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन और भत्ते इस संचित निधि से दिए जाते हैं। और ये आप लोग याद रखना कि वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं जो संचित निधि से वेतन प्राप्त करते हैं। बहुत बार ये विकल्प में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाद बाकी जो संवैधानिक पदाधिकारियों को वेतन भत्ते दिए जाते हैं उनके व्यय को भारित व्यय कहते हैं और इस व्यय के संदर्भ में लोकसभा में मतदान भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लोक लेखा निधि की। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो लोक लेखा निधि संविधान के अनुच्छेद 266(2) में इसका उल्लेख है और संचित निधि 266(1), ये 266(2) में। अब इसमें क्या आता है, इसमें देखो भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां भारत के लोक लेखा निधि में जमा की जाती हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संचित निधि में देखो कहाँ कहाँ से धन आ रहा है। एक तो टैक्स से प्राप्त जो रेवेन्यू है और जो ऋण से प्राप्त है। अब जो इसके अलावा सरकार का जो राजस्व है या फिर जो इसके अलावा सरकार को धन प्राप्त होता है वो कहाँ पर आएगा, लोक लेखा निधि में, ठीक है। अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि इस लोक लेखा निधि से धन निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो लोक लेखा निधि है ये पूरी तरीके से भारत सरकार के अंतर्गत होती है। भारत सरकार को इस पर पूरा अधिकार है और अगर सरकार को इससे कोई पैसा निकालना है तो संसद की मंजूरी की आवश्यकता भारत सरकार को नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गई लोक लेखा निधि। अब हम लोग बात करते हैं आकस्मिक निधि की। तो सबसे पहले देखें तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 267 में किया गया है, ठीक है। कितने में, अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का उपबंध किया गया है। और यह एक ऐसी निधि है जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों के द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। तो ये कैसी निधि है कि समय समय पर संसद में कानून पारित होते हैं और उनके द्वारा इस निधि में धन जमा किया जाता है। अब देखो इस
आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? तो इस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और देश में जब भी कभी आकस्मिक जरूरतें पड़ती हैं तो इस निधि से राष्ट्रपति पैसा निकालकर सरकार को उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। इसमें पैसा कहाँ से आता है? तो संसद द्वारा समय समय पर विभिन्न कानूनों को पारित किया जाता है और इसमें पैसा जमा किया जाता है और ये जो निधि है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। और जब कभी, जैसा कि नाम ही इसका आकस्मिक निधि, तो जब कभी भी भारत सरकार को या फिर भारत में किसी भी मामले में आकस्मिक जरूरत धन की पड़ती है तो राष्ट्रपति ऐसे में इस निधि से पैसा निकालकर सरकार को धन उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये तीनों हो गई क्या? निधियां। अब हम लोग बात करते हैं संसदीय समितियों की। ठीक है, तो संसद में बहुत से काम होते हैं जिनके लिए स्थायी और अस्थायी संसद समितियों का गठन किया जाता है। स्थायी संसदीय समितियां वे समितियां होती हैं जो स्थायी कामों के लिए बनी होती हैं, यानी कि जो काम अनवरत चलने वाले होते हैं, और अस्थायी संसदीय समितियां वे होती हैं जो कि किसी विशेष कार्य के लिए या फिर जो किसी विशेष प्रावधान के लिए गठित की गई होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्थायी समितियों की। बाद बाकी थोड़ा सा हम लोग इसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि आखिर कब से भारत में संसद समितियों के गठन का जो चलन है वो शुरू हुआ है। तो भारत में अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर 1921 से संसदीय समितियों का गठन होना शुरू हुआ था। अब मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार आप लोग जानते ही होंगे, 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो उस भारत शासन अधिनियम के बाद भारत में 1921 से संसदीय समितियों का गठन होना शुरू हुआ। बाद बाकी संसदीय समितियों को लेकर भारतीय संविधान में कोई बात नहीं की गई है। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, किसी भी संविधान के अनुच्छेद में संसदीय समितियों के संदर्भ में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी जो भारतीय संसद है वो विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से कार्य करती है और संसद के प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। बाद बाकी अपनी प्रकृति के आधार पर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी जो संसद के ऐसे कामों के लिए बनी होती हैं जो कि अनवरत वाले काम हैं जो कि हमेशा चलने हैं, और अस्थायी समितियां वो हैं जो किसी विशेष काम के लिए, विशेष प्रावधान के लिए गठित की गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थायी समितियों का। ठीक है, अब यहाँ पर याद रख लेना, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद 1921 से संसदीय समितियों का गठन होना भारत में शुरू हुआ है। बाद बाकी संविधान में संसदीय समितियों को लेकर कोई भी उपबंध नहीं है। अब बात करते हैं स्थायी समिति की। तो स्थायी समिति का गठन समय समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के अनुसार किया जाता है। सभी स्थायी समितियों में, अब ध्यान देना, कुछ को छोड़कर लगभग सभी में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात 2:1 होता है। तो जो भी स्थायी समिति गठित की जाती है उसमें जो सदस्यों का अनुपात होता है वो लोकसभा का 2 और राज्यसभा का 1, यानी कि किसी स्थायी समिति में मान के चलिए 30 मेंबर हैं तो 20 उसमें से लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 लिए जाते हैं कहाँ से? राज्यसभा से। मतलब मेनली यही होता है। ठीक है, बाद बाकी अभी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पर ये जो आंकड़ा है ये डिस्टर्ब होता है। अब देखते हैं कुछ स्थायी समितियों के बारे में, और इनको बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत बार इसमें क्वेश्चन बन के आपके सामने आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोक लेखा समिति की। तो इस समिति का गठन पहली बार 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसी सुधारों के बाद 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति का गठन किया गया। और ये जो लोक लेखा समिति है इसमें होते हैं कितने, 22 सदस्य, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं कहाँ से, राज्यसभा से। ठीक है, और इसमें सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, वो होता है 1 साल का। और इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। पिछली वीडियो में भी जब हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष की कार्यवाही शक्तियां देख रहे थे तो उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी कि जितनी भी संसदीय समितियां होती हैं उन सबके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। वही बात यहाँ पर की गई है कि जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और आपको ध्यान रखना है कि जो लोक लेखा समिति होती है इसका अध्यक्ष कोई विपक्षी दल का सदस्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो सत्ता दल है उसका सदस्य इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। कौन बनाया जाता है, जो विपक्षी दल होता है उसको, उसके सदस्य को इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य इस लोक लेखा समिति में शामिल नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल होते हैं और कोई भी मंत्री परिषद का सदस्य इस लोक लेखा समिति में शामिल नहीं होता है। अब देखते हैं कि इस लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है। तो इस समिति का मुख्य कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है। और यह समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, लोकसभा अध्यक्ष को। तो देखो, जो लोक लेखा समिति है उसका काम ये होता है कि जो कैग होता है यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करता है उसी के जांच के लिए इस लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। और जब ये लोक लेखा समिति कैग के प्रतिवेदनों की जांच कर लेती है तो उसके बाद अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देती है। एक और फैक्ट याद रखना कि लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जांच करती है लोक लेखा समिति और वहीं पर प्राक्कलन समिति क्या करती है, ये आपको आगे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो सार्वजनिक व्यय में किफ़ायत कैसे हो, कैसे सार्वजनिक व्यय में मित व्ययता बरती जाए, इन सारी चीज़ों की वहाँ पर वो सिफारिश करती है। तो इसीलिए लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति जुड़वा बहनें हैं। ठीक है, ऐसा कथन कहा गया है। तो ये लोक लेखा समिति हो गई, सारी चीज़ें आपने देखी। 22 सदस्य, 1921 में पहली बार गठन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष, अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, मंत्री परिषद का कोई सदस्य नहीं होगा, अध्यक्ष होगा विपक्षी दल का कोई सदस्य, मुख्य कार्य कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना और अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपना। बाद बाकी लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति कैसी जुड़वा बहनें हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति पहली बार जॉन मथई की सिफारिश पर 1950 में गठित की गई थी। और जॉन मथई कौन थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति पहली बार जॉन मथई जो कि स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, उनकी सिफारिश पर 1905 में गठित
1950 में गठित की गई थी और इसे स्थायी मित व्ययिता समिति भी कहते हैं। मित व्यय का मतलब होता है कम खर्च, ठीक है। तो ये इसका काम ही होता है कि बजट में जो प्राक्कलन है शामिल उनको और जो सार्वजनिक व्यय हैं कैसे वो किफ़ायत में पूरे हो सकें, इसकी सिफारिश ही इस समिति का काम होता है, ठीक है। बाद बाकी प्राक्कलन समिति की हम लोग बात करें तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य कहाँ के होते हैं, लोकसभा के। तो ये बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं कुल, वो सभी कहाँ से होते हैं, वो लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा में प्राक्कलन समिति का कोई भी प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है और ये एक स्थायी समिति है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। और इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, सत्ताधारी दल का। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस करके देखिए, जैसे लोक लेखा समिति में क्या था कि वहाँ पर जो अध्यक्ष था वो विपक्षी दल का था, लेकिन इस प्राक्कलन समिति में जो अध्यक्ष है वो है सत्ताधारी दल का। बाद बाकी चीज़ें सेम है कि अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा, कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, सदस्य संख्या पर विशेष फोकस रखना, उसमें 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, इसमें 30 और 30 के 30 लोकसभा से। और इस प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है, बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव देना, ठीक है। और प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहते हैं। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं सार्वजनिक अथवा लोक उपक्रम समिति की। ये भी एक स्थायी समिति है और इस सार्वजनिक अथवा लोक उपक्रम समिति का सर्वप्रथम गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। तो समिति का नाम याद कर लीजिए, कृष्ण मेनन समिति के सुझाव के आधार पर सबसे पहले 1964 में सार्वजनिक अथवा लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया था। अब इस सार्वजनिक अथवा लोक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। यानी कि इसमें सदस्यों का जो आंकड़ा है वो लोक लेखा समिति के बराबर है। बाद बाकी इसके भी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब इस सार्वजनिक अथवा लोक उपक्रम समिति का काम क्या होता है, तो इसका प्रमुख कार्य लोक उपक्रमों, सरकारी कंपनियों जैसे कि एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम आदि लेखों की जांच करना है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा सरकारी उपक्रम किसे बोलते हैं, जिसमें कि 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार की होती है, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं। तो उन्हीं के लेखों की जांच करना इस सार्वजनिक अथवा लोक उपक्रम समिति का कार्य होता है। तो ये 3 प्रमुख हो गई, इनके बारे में ही लगभग पूछा जाता है। बाद बाकी अगर हम लोग अन्य स्थायी समितियों की बात करें तो इसमें अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति और विभागीय समितियां, ये अन्य स्थायी समितियां हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं अस्थायी या फिर जिन्हें तदर्थ समिति भी कहते हैं। तो अस्थायी समिति का गठन किसी विशेष कार्य, जैसे कि मैंने बता दिया कि ये उन कार्यों के लिए होती है जो विशेष रूप से किए जाते हैं, और जैसे ही कार्य पूरा होता है उसके बाद इस अस्थायी समिति को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि ये ऐसे काम के लिए गठित होती हैं जो अनवरत रूप से नहीं चलते हैं। जैसे कि अभी तक आपने जितने भी कार्य देखे, जैसे प्राक्कलन समिति वाला कि हर बार बजट बनेगा, ठीक है, सार्वजनिक व्यय लगातार होते ही रहेंगे, ठीक है, कैग हर बार रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेगा ही, तो उसकी जांच लोक लेखा। लेकिन ये जो अस्थायी समिति है ये विशेष काम के लिए होती है, ये ऐसे काम होते हैं जो हमेशा नहीं चलने हैं, ठीक है। तो तात्कालिक घटना के लिए गठित जांच समिति तथा सलाहकार समितियां अस्थायी समिति के उदाहरण हैं। बाद बाकी इनके भी अध्यक्ष की नियुक्ति वगैरह
सब किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही होगी। ठीक है, ये आप लोग एक फैक्ट और ध्यान रखना। और इस तरीके से हम लोगों ने आज संसद में विधेयक की प्रक्रिया कैसे होती है उसको देखा, विभिन्न निधियों की चर्चा की और फिर संसदीय समितियों की चर्चा की। तो इस तरीके से अपना जो संसद वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से कवर हो चुका है। बाद बाकी जो भी फैक्ट वगैरह कुछ ऐसे हैं जो छूटते हैं तो उनके लिए आप एक काम करिए, आप इंटेलेक्टो के नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं और मैं आपको नंबर दे देता हूँ 6387071919। आप इस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से RO या फिर UPPCS कोर्स की पूरी डिटेल को ले सकते हैं। ठीक है, और अब अगली वीडियो में हम लोग न्यायपालिका के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और सबसे पहले उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो लगातार आप लोग वीडियो देखते रहिए और जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।